एक्चुअल फीस दोस्तों है सिर्फ $100। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ $100 है पर एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। कोई हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी कि हाउ टू कन्वर्ट योर विजिटर वीज़ा टू अ वर्क परमिट। जो लोग यहाँ पे एज अ विजिटर आते हैं वो किस तरह से यहाँ पे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं कनाडा के अंदर। तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे कि भाई ये तो आपने बता दिया कि कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, लेकिन ये तो बताया कि भाई हमें विजिटर वीज़ा मिलेगा कैसे। ठीक है, तो आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह मिल सकता है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है विजिटर वीज़ा के अंदर, तमाम बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाली। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। सबसे पहले तो आपको जो है कनाडा विजिटर वीज़ा जो है टाइप करना है आपके अपने ब्राउज़र में और एंटर हिट करना है, तो आपको जो है डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे और तरफ बात ये है कि canada.ca और दूसरा cac.gc.ca, ये दो लिंक्स जो है कैनेडियन गवर्नमेंट के लिंक्स हैं। इसके अलावा जितने भी लिंक्स आपको मिलेंगे वो तमाम एफिलिएटेड लिंक्स हैं, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट उसकी ऑथराइज नहीं कर सकती उन लिंक्स को, तो आपको हेल्प जरूर कर सकते हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन आपको ला के दे सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा, अगर आपका विजिटर वीज़ा है या वर्क परमिट है या PR अप्लाई करनी है, वो थ्रू गवर्नमेंट लिंक्स होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो पहला लिंक आ रहा है हमारे पास, हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, वो है canada.ca का। तो ये एक जो है ऑथराइज लिंक है, जिसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपके पास 6 टैब्स आपके पास सामने नजर आ रहे हैं। ये 6 के 6 टैब्स आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में और एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद जो स्टेप्स आपने लेने हैं वो तमाम के तमाम इस 6 के 6 में कवर्ड होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो सके एप्लीकेशन प्रोसेस में भी और एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद जो चीज़ आपको करनी है उसमें भी। ठीक है, तो पहला टैब को हम क्लिक कर देते हैं, जो कि है अबाउट अ डॉक्यूमेंट। अबाउट अ डॉक्यूमेंट मतलब इसमें जो है विजिटर वीज़ा की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी फ़ीस, उसकी प्रोसेसिंग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा, ये तमाम इस पेज पे जो है आपको मिल जाएंगे। ये अबाउट सेक्शन है बेसिकली विजिटर वीज़ा का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने लोगों को देखा इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वो $2,000 तक दे देते हैं विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, कंसल्टेंट को या थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को। तो लेकिन अगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसकी एक्चुअल फ़ीस क्या है। एक्चुअल फ़ीस दोस्तों है सिर्फ $100। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ $100 है पर एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। कोई $2,000 आपको नहीं देना है, कोई हज़ारों लाखों रुपए आपको इसमें खर्च नहीं करने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसेसिंग टाइम। हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट टाइम होगा। आप पाकिस्तान से अप्लाई करें डिफरेंट होगा, बांग्लादेश से डिफरेंट होगा, इंडिया से डिफरेंट होगा। अभी आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट टाइम्स क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है। जब आपको विजिटर वीज़ा मिल जाएगा और जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो आप उस विजिटर वीज़ा के अंदर एक गो में, मतलब जब आप एंट्री करेंगे तो आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा होगी जो आपके पासपोर्ट पे होगी, वो नॉर्मली 5 से 10 साल का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा के देते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। ठीक है, लेकिन उस पर दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है, उस पर आपको ये देखना होगा, जो स्टैंप लगा होगा वीज़ा की, वो देख लीजिएगा कि उस पर जो है मल्टीपल एंट्री है या सिंगल एंट्री है। कुछ केसेस में दोस्तों सिंगल एंट्री भी डाल देते हैं। उसका मतलब ये कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा आप एंटर कर सकते हैं और आप जब आप लीव करेंगे विद इन 6 मंथ तो आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, वो नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस के लिए या सेशंस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, जो मेरे दोस्तों का पिछले लगा है वो मुझे उसका एक्सपीरियंस ये है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो फैमिली से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनका जो वीज़ा लगता है वो मल्टीपल एंट्री होता है। लेकिन ये गौरतलब बात है, जब आपका वीज़ा लगे तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात दूसरी है वो ये है कि जब आप कनाडा में एंटर होंगे तो जो बॉर्डर ऑफिसर होगा, वीज़ा का बंदा, जो इमिग्रेशन का बंदा वहाँ बैठा होगा, वो आपको 6 महीने से कम का भी ड्यूरेशन लगा सकता है आपके पासपोर्ट पे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लीजिएगा। वैसे तो अप टू 6 मंथ्स आप रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि आपको 6 महीने से पहले छोड़ना है या डेट दे दी है, तो उस डेट को जो है वो आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो टैब है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेप्स टू अप्लाई, जिसके लिए मोस्ट ऑफ ये वीडियो का मेजर पोर्शन इसी के ऊपर होगा। तो पहला जो स्टेप होगा वो आपको ये होगा कि डॉक्यूमेंट जो है गैदर करना होगा, कलेक्ट करने होंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स पहले आप अपने पास रख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही आपका डिले हो सकती है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो बेहतर है कि पहले एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लीजिए। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस जो है वो कैटेगरी में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप फैमिली से यूनाइट होने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए डॉक्यूमेंट वीज़ा चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। अभी आगे चल के मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा, जब आप डॉक्यूमेंट आप गैदर कर लेंगे तो आपको अप्लाई करना होगा। अच्छा, अप्लाई में भी ऑनलाइन अप्लाई होता है या पेपर बेस अप्लाई होता है। ऑनलाइन जो है मेरा प्रीफर्ड मेथड है। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन जो है आपको
कोरियर की जो डिलेज होंगे उससे बचाएगा। नॉर्मली 15 दिन का डिले लग जाता है अगर आप पेपर बेस करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कैनेडियन गवर्नमेंट को आपसे बात करनी है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपकी वीज़ा के ऊपर, तो उस पर कोरियर की वजह से और डिफरेंट जो कम्युनिकेशन होगी वो काफ़ी जो है वो डिले का शिकार हो जाती है, उस पर टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन तरीका बहुत आसान है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक इंटरनेट का लिंक है तो आप आराम से अकाउंट बना सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस के तहत और आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं PDF के अंदर और अपनी फीस दे के क्रेडिट कार्ड के थ्रू फारिग हो सकते हैं और आपका आराम से अप्लाई हो जाएगा बड़े आराम से विद इन 1 गो। और दूसरा ये कि अगर आपको उनको कम्युनिकेट करना होगा तो पोर्टल के ऊपर तमाम कम्युनिकेशन आती है, आप पोर्टल को जो है वो ट्रैक करते रहिए, उस पर कोई मैसेज आता है तो उसका आप जवाब भी दे सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन भी आपको आसान हो जाएगी। तीसरा जो है स्टेप वो होता है एप्लीकेशन के बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुला सकते हैं। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं विजिटर वीज़ा और उससे पहले कभी उन्होंने किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो उनके बायोमेट्रिक का कोई रिकॉर्ड नहीं। बायोमेट्रिक मतलब जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट आ सकती है कि आप बायोमेट्रिक कराएं। ये बायोमेट्रिक की जो नॉर्मली फैसिलिटी होती है, सर्विस होती है, वो आपकी वीज़ा ऑफिस आपको बेहतर गाइड कर सकता है। चौथा स्टेप जो कि हमें मौजूद नहीं है वो है मेडिकल का। मेडिकल की रिक्वेस्ट भी आती है नॉर्मली, अगेन उन लोगों के लिए होती है जिनका कभी मेडिकल रिकॉर्ड को CSE के पास है नहीं, तो वो आपको मेडिकल के लिए भी बुला सकते हैं और आपका मेडिकल होगा उसके उस वक्त जब आपको वो रिक्वेस्ट दें, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ जो आगे चल के मैं आपको डॉक्यूमेंट से पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए नंबर 1 जो आपको अप्लाई करने के लिए नंबर 1 जो चीज़ चाहिए होगी पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो आई डोंट नो कि आप सोच ही क्यों रहे हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, तो पासपोर्ट जो भाई ज़रूरी है, ठीक है। पासपोर्ट देख लीजिएगा, उसकी वैलिडिटी के ऊपर मैंने बात की इससे पहले, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि वैलिडिटी उसकी ज़्यादा हो ताकि आपको फ़ायदा हो सके। दूसरा बी इन गुड हेल्थ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट भी आ सकती है, तो आपका मेडिकल कंडीशंस जो है वो बेहतर हो। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो कोई, ठीक है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में बताऊंगा, उसमें आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप इंडिया पाकिस्तान से जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, बांग्लादेश में कहीं से भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक पुलिस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा लोकल और वो अपने साथ लगा दीजिएगा, उसमें आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने होंगे अपनी होम कंट्री से, मतलब आपके जो लिंक है अपनी होम कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे शो होगा, वो ऐसे शो होगा कि आपकी वहाँ पे जॉब होगी या आपका घर होगा या आपका घर का किसी फैमिली मेम्बर के नाम होगा या आपके नाम होगा, या दूसरा आपके पास कोई और एसेट्स होंगे लाइक शेयर है या डिफरेंट और चीज़ें जो आपके नाम पर हैं वो आप शो कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? ये दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, ये शो करेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप परमानेंट रहने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहे, बल्कि आपका मेन गोल सिर्फ जो भी आपने बताया वही है और आप वापस जाएंगे। अदरवाइज अगर उनको ये लगेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है और उनको शक होगा कि आप यहीं पे रह जाएंगे, तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी आते के चलते हुए बता सकता हूँ कि किस तरह से ये आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वो अभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको जो है गौर से देख लीजिए। आगे जो है ये भी आपको कन्विंस करना होगा कि आप कनाडा जो है वो छोड़ देंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट से ये पॉइंट लिंक है, और एट द एंड ऑफ योर विजिट ये आपको कन्विंस करना होगा वीज़ा ऑफिसर को। वो कैसे कन्विंस करेंगे, वो एक लेटर के जरिए करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए, उसके बारे में बताएंगे कि फंड्स का आप कैसे शो कर सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में या बैंक रिकॉर्ड में, वो भी अब बात करते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बड़े हाई लेवल के आप समझ लो कि तमाम जो है चीज़ें चाहिए होंगी, और ये अगेन आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स प्रूव हो जाएंगे, और मैं एक एक करके तमाम के बारे में बात करने वाला हूँ। अब बात करते हैं मेन बात पे, जो कि डॉक्यूमेंट्स, जिसके ऊपर मैंने जो है शुरू में बताया था आपको। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि अगर आप टूरिस्ट हैं या फैमिली विजिट में जो भी हैं, तो उसके साथ डिफरेंट होगा। दो और अलग अलग कैटेगरी दोस्तों, फॉर बिजनेस और कंपैशनेट रीजंस, ये भी आप कैटेगरी रख सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे लोग आते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, वो नॉर्मली इन कैटेगरीज में नहीं होते बिजनेस के लिए या कंपैशनेट रीजंस के। कंपैशनेट रीजन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई एल्डरली पर्सन है और उसको कोई कंपैशनेट केयर चाहिए, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए कोई लाइसेंस जो है वो बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, तो वो उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम नॉर्मली रेयर चांसेस होते हैं लाइसेंस एंड ऑल दैट, तो उसके लिए काफ़ी कम जो है लोग अप्लाई करते हैं। नॉर्मली लोग फैमिली विजिट
या टूरिस्ट के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको ये वाली जो लिस्ट है तमाम की चाहिए होगी। इसमें आपको कोई याद नहीं करना, कोई लिखना नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पर मौजूद हैं, आपको पोर्टल में मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ डिटेल्स बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जब आप अप्लाई कर रहे हो। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए आ रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपकी ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री है दोस्तों, तो ये शो करेगी वीज़ा ऑफिसर को कि आप जो है जगह जगह कनाडा के अलावा भी गए हैं और आपकी हिस्ट्री जो है क्लियर है। ठीक है, और आपने काफ़ी ज़्यादा मुल्कों को विजिट किया है, तो आप नॉर्मली एक जो है वो अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं कनाडा के लिए भी, तो वो आपको अप्रूवल में काफ़ी मदद दे सकती है। दूसरी है कि आप जो आइटिनरी, मतलब कि आपकी जो टिकट की डिटेल्स हैं, मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी टिकट एडवांस में बुक करा लिया है, तो वो भी आप टिकट की कॉपी शो कर सकते हैं। तो उससे भी जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्री डेट और एग्जिट डेट जो है उसमें शो हो जाएगी। तो ये भी आपकी जो आप डिटेल्स बता रहे हैं उस पर जो है काफ़ी मैच कर जाएगी वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए कि भाई मैं तो इस डेट को आऊँगा, इस डेट को चला जाऊँगा, ये देखिए मेरे पास टिकट भी मौजूद है। तीसरा दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब कि बैंक का जो स्टेटमेंट है या बैंक की जो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके हिसाब से दिखा सकते हैं। इसमें दोस्तों एक काम कर लीजिएगा जो कि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, कि ज़्यादातर जो है लिक्विड मनी शो करिएगा। मतलब कि लिक्विड मनी से मुराद ऐसी मनी, ऐसे फंड्स जो कि ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक है, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, डिफरेंट अदर एसेट्स भी शो कर सकते हैं जिनको लिक्विडेट करके पैसा हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसको जो है वो ऑफिसर की निगाह में वो ज़रा कम जो है वो वर्दी है। वो नॉर्मली आपको आपकी टाइस शो करने में तो आसानी आपको करेगी। जब फॉर एग्जांपल मेरा घर है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो पाकिस्तान से इंडिया से मेरे टाइस शो हो रहे हैं, लेकिन वो घर बेच के फिर मैं पैसे यहाँ पे डालूंगा या आप डालेंगे या कोई भी आपका फाइनेंशियल एसेट है जिसको आपको बेचना पड़े या किसी और को देना पड़े उससे पैसे देने के लिए, उसको ज़रा कम जो है वो वर्थ की निगाह से देखा जाता है। नॉर्मली जो होता है वो आपको जो लिक्विडेट मनी होती है, आपका पैसा होता है या कोई शेयर्स हैं या उस तरह की चीज़ जो कि ईजिली कन्वर्टेबल है पैसे में, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर ज़्यादा लिक्विड फंड पड़ा हुआ है तो वो हेल्प करेगा। आप जो है वो सप्लीमेंट्री के अंदर आप प्रॉपर्टी या डिफरेंट चीज़ें शो कर सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके साथ बताता चलूँ दोस्तों कि खर्चा शो कितना करना है, तो उसमें ये है कि आपकी ड्यूरेशन के ऊपर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्यूरेशन बताते हैं कि 15 डेज़ के लिए, मंथ के लिए आ रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि $2000 जो है पर मंथ आप रख लीजिए अपना खर्चा कनाडा के अंदर, और आप 6 महीने का कर लीजिए, उसको आप मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा फंड्स आप शो करें। अगर आप 1 महीने का ही बता रहे हैं तो आपसे 2000 नहीं बल्कि 2000 से ज़्यादा का शो करें, ताकि आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो। तो जितना स्टेटमेंट आप दिखाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपका पासपोर्ट हो गया जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैंडेटरी होगा। ठीक है ना, वो तो उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। इसके अलावा दोस्तों यूज़ ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव, ये दोस्तों है एक फॉर्म IMM 5476 जो कि अगेन पोर्टल के अंदर मौजूद होगा जब आप पोर्टल में अप्लाई करोगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके बिहाफ पे कोई फैमिली मेम्बर या कोई कंसल्टेंट आपको हेल्प कर रहा है तो उसका डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कि भाई मैं इस बंदे को हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका जो है वो एक डिस्क्लोजर फॉर्म लगेगा जो कि है IMM 5476। इसके अलावा दोस्तों लगेगा तो एक और फॉर्म के अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि आप अपना जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और अपनी स्पाउस का भी अप्लाई कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो है वो बता सकते हैं कि भाई मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी वाइफ के लिए रिलीज़ करना चाहता हूँ, तो वो उस पर शेयर हो सकती हैं आपकी वाइफ से या आपके ऐसे बंदे से जो कि ट्रस्टवर्दी हो। तो यूजुअली आप ये नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल हो गया दोस्तों, ये भी ऑप्शनल हो गया। लेकिन अगर इन केस में उस वक्त ऑप्शन नहीं रहेगा कि जब आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म को जो है वो इतनी अहमियत देने की। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको रिलीज़ नहीं करवानी, किसी को शेयर नहीं करनी, तो ये भी आपका फॉर्म नहीं लगेगा। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है फिर हो गया फैमिली इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है शो करना पड़ेगा फैमिली इन्फॉर्मेशन में कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपके कितने बच्चे हैं, जो भी आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो आपको शो करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके साथ माइनर चिल्ड्रन जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए एक लेटर लगेगा, लेटर ऑथराइज टू माइनर चिल्ड्रन टू ट्रैवल टू कैनेडा। और अगर आप मतलब आपके 2 बच्चे के पेरेंट्स हैं, दोनों अगर ट्रैवल नहीं करें, एक पेरेंट ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर निगाह रहती है ऑफिसर्स की। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत माइनर चिल्ड्रन को अपने साथ लेकर आ रहे हो। माइनर का मतलब क्या है दोस्तों, माइनर हर वो बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र है। अब बात कर लेते हैं दूसरी पॉपुलर कैटेगरी की जो कि है फैमिली विजिट की। ठीक है, अगर आप फैमिली के लिए आ रहे हैं
तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जब फैमिली विजिट आप जब करते हैं तो आपको फैमिली मेम्बर का बताना होता है कि उसका क्या स्टेटस है कनाडा में। तो मान लीजिए कि उसको मैं परमानेंट रेजिडेंट कर देता हूँ। इस पॉइंट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, डू यू प्लान टू विजिट योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर मोर देन 6 मंथ्स। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे हैं और आप उन बच्चों की इन्विटेशन पे जा रहे हैं और अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा का इंटेंट है तो आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी लगेगी वीज़ा की, वो है सुपर वीज़ा। ठीक है, तो वो आज का टॉपिक नहीं है दोस्तों, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे कि सुपर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सुपर वीज़ा एक्सप्लिसिटली फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि 6 मंथ से ऊपर के लिए आपको रहने के लिए इजाज़त दे सकता है। लेकिन अभी के लिए हम विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं तो हम उसको कर देंगे नो। और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, जो कि फैमिली विजिट कैटेगरी के अंदर यूज़फुल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो है लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ इन्विटेशन दोस्तों ये होगा आपके पास उस फैमिली मेम्बर का जो कि ऑलरेडी कनाडा में रहता है, ठीक है, या रहती है, तो वो आपको एक इन्विटेशन लेटर बना के देगा। उसके अंदर रीज़न जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा कि किस रीज़न के तहत वो बुलाया जा रहा है, और उसके अलावा आपके फंड्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन उस विजिट को फंड कर रहा है। ठीक है, तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें होंगी उस लेटर के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है लेटर होगा कन्विंस करने के लिए वीज़ा ऑफिसर को कि आपके प्लान्स क्या है। ठीक है, इसके जवाब में दोस्तों जो अप्लाई कर रहा होता है, जैसे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके जवाब में मेरी अपनी यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि आप लेटर ऑफ इन्विटेशन के साथ जो कि आपके फैमिली मेम्बर दे रहा है, आप एक लगाएंगे लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट और कवर लेटर की कुछ लोग उसको जो है वो दूसरा नाम कवर लेटर का भी दे देते हैं, मैं इसको लेटर ऑफ इंटेंट कहता हूँ। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब है कि आपका प्लान क्या है, तो आप इजाफी जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो लेटर ऑफ इंटेंट लगा सकते हैं। तो मेक श्योर कि लेटर ऑफ इन्विटेशन के अंदर जो कि आपका जो है फैमिली मेम्बर लिख रहा है और लेटर ऑफ इंटेंट जो आप लिख रहे हैं, दोनों के अंदर जो रीजंस हैं वो जो है वो दोनों सेम हो। ठीक है, दोनों जो है वो मैच कर रहा है। ऐसा ना हो कि लेटर ऑफ इन्विटेशन मिसमैच हो आपके लेटर ऑफ इंटेंट से या जो कि कवर लेटर, तो आपके दोनों चीज़ें मैच हो। और उसके अलावा क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी दोस्तों, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई थी ना कि आपको शो करना होगा फॉर एग्जांपल कि आपके क्लोज टाइज हैं जो है आपकी होम कंट्री से। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब है तो आप लेटर ऑफ इंटेंट में बताएंगे, आपके फाइनेंशियल एसेट्स आपके नाम पे वो आप उसको समरी दे देंगे। ठीक है, आपका घर अगर आपके नाम पे तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ इन्विटेशन में दोनों में जो है वो रीज़न लगेगा और ये बताया जाएगा कि कौन सी डेट को आप एंटर होंगे, कौन सी डेट को आप जो है वो चले जाएंगे। जो आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन में बताएगा कि उसका जो है वो स्टेटस क्या है कनाडा के अंदर। ठीक है, तो तमाम के अंदर दोनों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन चीज़ है वो यही होगी कि आप लेटर ऑफ इन्विटेशन के अंदर और लेटर ऑफ इंटेंट में दोनों चीज़ें मैच करें आपस में। अगर दोनों मैच नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटर ऑफ इन्विटेशन का। दूसरा है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई, आपकी बहन या आपका जो भी रिश्तेदार है आपको बुला रहा है, वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बताएगा। ये नॉर्मली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी होम कंट्री से आपको मिल सकता है। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक एक फैमिली ट्री बनता है, ठीक है, होपफुली इंडिया में भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनता हो कि जिसके तहत आप ये शो कर सकते हैं कि बंदा जो मुझे बुला रहा है ये बंदा मेरे रिश्तेदार है, जो भी उसका लिंक है, तो उससे साबित हो जाए। ट्रैवल हिस्ट्री अगेन ये ऑप्शनल होगी, लेकिन ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी प्रूफ करने में कि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं। और आइटनरी मतलब अगेन ये हो गया टिकट डिटेल्स। अगर आपने ऑलरेडी टिकट कराया हुआ है एडवांस में तो वो आप शो करा सकते हैं। वो अगेन आपकी फ़्लाइट डिटेल्स वगैरह मतलब कनाडा का इन एंड आउट शो कर देगा कि किस वक्त आप एंटर होंगे, किस वक्त आउट होंगे। तो आपके जो प्लान जो कि आप लेटर ऑफ इंटेंट में बता रहे हैं वो जो है काफ़ी हद तक वैलिडेट हो जाएंगे थ्रू योर आइटनरी डिटेल। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट दोस्तों, ये वही फंड्स के बारे में बात आ गई कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि आप जो है ज़्यादा कैश दिखाएं बैंक के अंदर ताकि वो आपको हेल्प कर सके आपकी एप्लीकेशन के अंदर। मैंने इससे पहले आपको बताया कि $2000 आप तकरीबन रख लीजिए, $2000-3000 पर मंथ के हिसाब से आप रख लीजिए अपना खर्चा। और जितने का भी आप लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने का है तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो आपको नंबर आ जाएगा। आपको उसने आपको दिखाना है। ठीक है, अगर आप 1 महीने का या 15 दिन का ही सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं 15 दिन के लिए आना चाहता हूँ तो उसको आप कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए जितने भी ड्यूरेशन आप दिखा रहे हैं उससे मल्टीपल ही रखिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आप शो करिए ताकि आप इसमें ना फंसें। तो बहुत सारे लोग काफ़ी 2 चीज़ों में फंसते हैं, एक तो वो उनकी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखा पाते होम कंट्री में, या उनकी जो है जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी जो है ध्यान से फिल आउट करनी है। फिर आगे एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन, ये भी अगेन जो है वो आपका ऑप्शनल है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज को बताएगा कि अगर आपका ऑलरेडी एम्प्लॉयर मौजूद है तो लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर कैन कंफर्म दैट यू हैव अ स्टेबल जॉब एंड विल रिटर्न टू इट। तो ये आपका एम्प्लॉयर अगर दे दे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि अगेन ज़रूरत होगी पासपोर्ट वगैरह की, जो पासपोर्ट आपको चाहिए ट्रैवल के लिए। फिर इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ, ये भी अगेन
जो है वो ऑप्शनल है। अगर यूज़ ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव की सेम है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो को आपकी हेल्प आउट कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म भरना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और को भी रिलीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये IMM 5475 जो कि कॉमन है टूरिस्ट वीज़ा के साथ, तो ये भी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों लगेगा आपके पास फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो कि अगेन कॉमन है। फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसके लिए IMM 5645 फॉर्म लगेगा। और साथ साथ अगर माइनर चिल्ड्रन लेके जा रहे हैं तो वो सिमिलर प्रोसीजर है कि आपको लेटर दिखाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे माइनर चिल्ड्रन के ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये तमाम जो है जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाई, कुछ जो है वो सेम है अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं, और कुछ जो है इजाफी जैसे लेटर ऑफ इन्विटेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, इस तरह की चीज़ें, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये फैमिली विजिट के लिए थोड़ा यूनिक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे अगर आप जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों कैटेगरीज में। आगे चलते हैं दोस्तों और मेन बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे ही अप्लाई के टैब पे हिट करेंगे तो आपको ये अपना दोबारा से बताना होगा कि कौन सी जो है ना आपको कैटेगरी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर, तो आप गेट इंस्ट्रक्शंस, येस आई वांट टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर, और फिर ये आपको पोर्टल की तरफ भेज देगा, ठीक है। पोर्टल में अगेन आपको अकाउंट बनाना होगा, आपको जो भी ईमेल एड्रेस है उससे आपका अकाउंट बनाना होगा। ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह होंगे, जो फॉर्म्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, ये पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन मौजूद होंगे। आपको सिर्फ भरना होगा इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा PDF के अंदर, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स अपलोड कर देंगे तो तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने फीस पे करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम कमेंट्स का जो है खुद रिप्लाई करूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। अब ये तो हो गया कि आपको अप्लाई करने का, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट्स का अप्लाई करने का प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अप्लाई करने के बाद क्या करना है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आपसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आपको आराम से पोर्टल के तहत दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम हर कंट्री का दोस्तों अलग है। मान लीजिए आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके हिसाब से जो है वो आपको प्रोसेसिंग टाइम होगा। ये मैं प्रोसेसिंग टाइम के टैब में चला गया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टैब्स अवेलेबल कर दूँ ताकि आपको जो है वो हेल्प हो सके, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान का करंट जो टाइम अभी वेबसाइट पे शो हो रहा है वो अराउंड 802 डेज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 802 दिन ही लगेंगे। एप्लीकेशन के स्टेटस के ऊपर भी देखा जाता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, ठीक है। कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है तो 60 डेज़ के अंदर भी काम हो सकता है। तो लेकिन ये तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट जो है नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, जो कि अभी 2023 के अंदर मई के अंदर इतने तकरीबन डेज़ चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में नॉर्मली जो है वो कम टाइम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आप इंडिया से अप्लाई करें तो इट्स ओनली 22 डेज़, सो दैट्स वेरी गुड। मान लीजिए कि अगर आप बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश में तकरीबन अराउंड 115 डेज़ का टाइम लगेगा। अगेन ये अप्रॉक्सीमेट है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि भाई आपकी कंट्री के अंदर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर इतना टाइम लगेगा। और इसकी दूसरी अहमियत, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब अगर मान लीजिए कि अगर आपको CIC से रब्ता करना है कि भाई आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया और मेरा डिसीजन नहीं आ रहा, तो आप ये नंबर ऑफ़ डेज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने विद इन दिस टाइम पीरियड CIC को अप्रोच करने की कोशिश की तो CIC आपको इंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले ये टाइम इलेप्स हो जाए जो भी आपकी कंट्री का है, और उसके बाद ही CIC से आप कोशिश कीजिए रब्ता करने का, कि अगर आपको डिसीजन ना हो, अदरवाइज वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका कमेंट होगा, क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं तमाम कमेंट का जो है वो रिस्पॉन्ड करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, और भी मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपका कोई आगे आप क्या क्या देखना चाहते हैं कनाडा और हम पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।